मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना अच्छी यूट्यूब चैनल, अगर दोस्तों वीडियो लगे अच्छी तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अलोग साहब की वीडियो है हिस्टोरिकल ट्रूथ ऑफ इजराइल पर आज तक कुछ बोले हैं, लगता है वीडियो मजेदार होने वाली है। क्यों वीडियो मजेदार होने के लिए? क्योंकि इस पर मैं अपनी बातें भी काफ़ी मतबा व्हाट इज हिस्टोरिकल ट्रूथ जो है उस पर अब मैं भी कर चुका हूँ काफ़ी मतबा, और मुझे लगता है कि हमारी बातें लोग साथ तक पहुँच रही हैं। अच्छी बात कभी है। सेशन हुआ ना तो मैं फिर इस डिटेल में बात करेंगे। चलें अब इसमें क्या बोलते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो मज़ेदार रहने वाली है, अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एशियन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है हारिस सुल्तान का, और इसका टाइटल है क्या इजराइल एक अपार्टाइड स्टेट है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि इस पर हारिस सुल्तान क्या कह रहे हैं और मेरे पास किस तरह के सबूत हैं। इसराइल और फ़लस्तीन का जो फड्डा है, जब इसके ऊपर बात करने की बारी आती है तो समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसके अंदर इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया और इतने तवातर के साथ बोला गया कि अब लगता है कि दुनिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है वो इग्नोरेंट ही होती है, लाइल्मी होती है, जाहिली होती है। कोई किसी हर ने कितनी किताबें पढ़नी, कितना स्पेशलिस्ट इल्म हासिल करना। लोग अपनी जो एलिजेंसेस हैं वो अपनी इमोशंस की बेस के ऊपर करते हैं। तो मुसलमानों के साथ तवातर के साथ इतना झूठ बोला गया कि मुसलमान तो क्या, अब तो जो लेफ्ट के जो फार लेफ्ट वो की हैं उनको भी नहीं पता कि सच असल में है क्या। जितने झूठ बोले जाते हैं इसराइल के बारे में, उनमें से एक झूठ ये है कि ये एक अपार्थाइड स्टेट है। अपार्थाइड स्टेट जो है ये साउथ अफ्रीका की स्टेट जो स्टेट थी उसके हवाले से कहा जाता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक कानून एक रेस के लिए और एक कानून एक रेस के लिए। अब मेरा एक कोरी गिलशस्टर एक बड़ा फेयर माइंडेड इसराइली है, मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर उसका इंटरव्यू पड़ा है, उसको जाके सुन लीजिएगा। उसके अंदर एक टाइम स्टैम्प है अपार्थाइड के हवाले से, बता दीजिएगा। उसमें एक उसने जगह बताई है वेस्ट बैंक के अंदर, जहां पे सिर्फ ये कानून है कि जो वेस्ट बैंक के लोग हैं वो फुटपाथ के लेफ्ट पे वॉक करेंगे और दूसरे जो है वो फुटपाथ के राइट पे वॉक करेंगे। उसके ऊपर भी डिटेल्स और हैं, सिर्फ एक छोटी सी जगह वहां पर ये है, और वो भी जो मुसलमान हैं उनके कहने के ऊपर किया गया। अगर कोई मुसलमान, इसराइली मुसलमान भी जाता है वेस्ट बैंक के उस एरिया में, तो उसको भी फुटपाथ पे लेफ्ट पे ही जाना पड़ेगा जहां पे बाकी के यहूदी या इसराइली जाते हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं। 20% इसराइल की आबादी मुसलमान। कोई ऐसा कानून नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई ऐसा कानून नहीं है इसराइल की स्टेट में। तो ये इस बात पे इतना बड़ा इन्होंने बतंगड़ बनाया हुआ है कि ये अपार्थाइड स्टेट है। इसकी असल में हकीकत क्या? अबू मुसाब हसन एक फलस्तीनी है जो हमास का कारिंदा था, बल्कि उसका बाप को फाउंडर था हमास का, उसका नाम शेख हसन है। ये बंदा मुसाब हसन यूसुफ 1978 में पैदा हुआ और अब हमास के खिलाफ बहुत बोलता, सारे अंदर के राज खोल के बताता। तो उसने अभी एक वीडियो डाली, मुझे नहीं पता कितनी पुरानी है, ट्विटर पे मेरी नजर से अब गुजरी है। तो उसमें वो आपको अपार्थाइड की हिस्ट्री बता रहा है कि ये जो ड्रामेबाजी की जाती है, कि जी बड़ा जुल्म होता है मुसलमानों के ऊपर। और अगर कोई भी दुनिया का इंसान अगर ये समझता है कि ताली एक हाथ से बचती है, सिर्फ एक ही तरफ के लोग जालिम है, दूसरी तरफ के लोग बिल्कुल मजलूम है, जो कि ये पेंट किया जाता है। मैं उन शहरियों की बात नहीं कर रहा जो बमों में मारे जाते हैं, जो जंग में मारे जाते हैं। ऑब्वियसली जंग में तो हर कोई मरता है, वो जो 12 तो मरे थे वो भी मरे थे। उस पर भी इन्होंने कह दिया नहीं ये क्योंकि उस अपार्थाइड स्टेट का हिस्सा है इसलिए उनका कत्ल भी जायज है। ये इनकी ये सोच है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और एंगल बताता हूं कि इतनी वीडियोस आती हैं ऑनलाइन और हम देखते हैं कि वो वीडियोस उनका बहुत असर है। ये जितने मुसलमान जो छलांगे मार रहे हैं आजकल, वो इसलिए छलांगे मार रहे हैं क्योंकि वो वीडियोस आती हैं बड़ी दर्दनाक किस्म की, लेकिन उनमें से बहुत सारी वीडियोस जो होती हैं 2 नंबर होती है। मैं उनको इतना शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि इतना क्लियर कट नहीं होता, कई चीजों में हमें देखना पड़ता है। एक वीडियो ऐसी थी जिनके मल्टीपल टेक्स किए गए थे। अब उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि जो इंजर्ड जो मेकअप किया हुआ वो असल है या नहीं है, लेकिन वही औरत बार बार वहां से दरवाजे से जाके फिर दोबारा आ रही थी, रीटेक पे रीटेक। तो इससे यही पता चलता है कि वो ओरिजिनल नहीं थी। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो, अभी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, अब जरा देखें। अगर ये इस तरह की वीडियो सामने ना आती तो आप लोगों ने बहुत सारे मोमिनीन जो उन्होंने कहा बच्चे मर गए, देखो ये क्या हो गया। ये देखो, ये एक औरत रो रही है एक लाश के जिसके ऊपर कफन बांधा हुआ, उसके गिर्द रो रही है। देखें कि इसकी हकीकत क्या है। रहने दो, वो हिल पड़ा। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो इसको इस तरह की वीडियोस को डिबंक करते रहते हैं। हमास एट्रोसिटीज एक उसमें
चैनल है, ट्विटर का हैंडल है, उसके अंदर इस तरह की भरी पड़ी है। पॉलीवुड नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर इस तरह की वीडियोज जो है बहुत सारी डाली जाती हैं। उसमें वो पूरा डायसेक्ट करके बताता है कि कितनी वीडियोज जो हैं ये 2 नंबर वीडियोज हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा नहीं मर रहा वहां पे मर रहे हैं, लेकिन ये हमास की स्ट्रेटजी है कि जितने ज्यादा शहरी मरेंगे और अगर उतने नहीं मरेंगे तो हमने उसको एग्जैजरेट करके दिखाना ताकि इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़े। लेकिन एनीवे ये वीडियो उस हवाले से नहीं, खैर जो डिसेंट इसराइली हैं वो ये बात नहीं करते। तो उसकी एक वीडियो है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के साथ जरूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये हमास के को फाउंडर के बेटे की वीडियो है, जरा सुनिए ये आपको क्या बता रहा है कि इंतफादा जो था, जो पहला इंतफादा जो हुआ जिसको ये स्ट्रगल कहते हैं आजादी के लिए, वो शुरू होता है लेट 80s में और उसके बाद हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि मुझे याद है 2005 वगैरह में तो आए दिन बमबारी होती थी, लोग बसों पे लोग मर जाते थे। तो जरा हिस्ट्री देखिए वो क्या बता रहा है। Before this wall, my memory as a child, my father and I were able to drive our car from the town of Ramallah all the way to Yaffo, to Tel Aviv, to the beach, to the zoo, pretty much every weekend. बता रहा कि मेरा बाप और हम, कोई वॉल नहीं थी, आराम से हम जा सकते थे विदाउट एनी चेक पॉइंट, और बीच पे जाते थे, जू पे जाते थे, हर वीकेंड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। And nobody harassed us. We were able to just shop. We were able to enjoy the beach. This is my early memory as a child. कि मेरी मेमोरी है, बचपन की याद है कि कोई हमें हरास नहीं करता था, कोई हमें नहीं रोकता टोकता था। Not even one checkpoint. Things start changing immediately after the beginning of the first Palestinian Intifada. कोई चेक पॉइंट नहीं था और फिर फर्स्ट इंतफादा होता है लेट 80s में, तब से काम चेंज होने लग जाता। और वो कैसे चेंज होता था? It started with the chant from the river to the sea. Very romantic. From the river to the sea. वेरी रोमांटिक। यहां से स्टार्ट होता है काम। हम नारा लगाते हैं तो वो नारा जो होता है, पहले आइडिया बनता है, आप प्रेजेंट करते हैं, फिर लोग उसकी रियलिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं और फिर आगे से आगे तशद्दुद पड़ता है। ये होता है, यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। ये नारा ही नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये नारा ही नहीं है सिर्फ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। Soon later it became stabbing. Shortly later it became mass shooting. Within no time it became suicide bombing attacks. What a democracy should do in a situation when they are not able to stop the people, an entire society. I don't want to say complicit, but the Palestinians praised suicide bombers as martyrs, as heroes of the nation. और आजकल यही लोग उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं। ये इतने पागल हो गए हैं अपनी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में, ये अपनी ओप्रेस्ड ओप्रेसर की के पैराडाइम में, ये इतने पागल हो गए हैं कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं, जो अपने आप से को बमों से फाड़ते हैं, ये उनको भी जस्टिफाई कर देते हैं। कहते हैं भाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी। तो उसामा बिन लादेन ने जो जहाज मारे थे बिल्डिंगों में, वो भी उसकी भी डिमांड थी कि अपनी अमेरिकी फौजें जो है निकालो यहाँ से मिडल ईस्ट से। वो भी ठीक हो गया। फिर ये इतने पागल हो चुके हैं, ये दहशतगर्दी को भी डिफेंड करते हैं। इतने पागल हैं ये। Look at my case. When I opposed that, I said, no, it's not good. It's bad. It's very bad to kill people indiscriminately. You know, Hamas did not kill people only on October 7. Hamas has a long history of suicide bombing attacks. They blow up universities, schools, buses, markets, beaches. ये बंदा क्योंकि हमास के को फाउंडर का बेटा है, आप ये बता रहे हैं यहाँ से इसने डिसेंट शो की और इसने कहा ये गलत कर रहे हो तुम, आम शहरियों को जो मार रहे हो। तो ये जो कहते हैं ना, ये 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ, हमें भी पता है कब से शुरू नहीं हुआ। 1987 से पहले, 88 से पहले जब भी इंतफादा शुरू हुआ, उससे पहले अब ये बंदा बता रहा है कुछ भी नहीं था। हाँ, जंगें हुई थी फलस्तीनियों के साथ, लेकिन ये जिस स्टेट पे अब हम पहुंचे हैं, आप जाहिर बात है उनको और मारी जाएंगे, उनके पास ताकत है, वो अपने लोगों को बचाएंगे, वो पैकअप करके तो जाने नहीं लगे। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, ये तो नहीं होने लगा। तो आप जितना उन हीट बढ़ाई जाएंगे, फिर उधर से भी हीट आई जाएगी, क्योंकि इन्होंने दिल से माने नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये ना मानने की कितनी बड़ी बात। हमारे पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था, भारत ने कभी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम ही नहीं किया। ये हमारे जहन में डाला जाता था, क्योंकि रैशनल है कि वो आपको क्यों मारना चाहते हैं। वो आपको इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो आपको तस्लीम नहीं करते। ये सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा पावरफुल है स्टेटमेंट। यही वजह है। ये पूरी तरह से झूठ है हारिस भाई। एज ए इंडियन मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी तरह से झूठ है। हमारी किताबों में, हमारे लोगों में कहीं इस बात को नहीं कहा गया कि हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते हैं और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान को हमें मिटा देना है। कहीं भी अगर हमें तस्लीम नहीं करना होता पाकिस्तान को, तो हम बंटवारा ही नहीं होने देते। सिंपल सब इसका जवाब है। अगर हमने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करना था तो हम बंटवारा ही नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा खून खराबा हो जाता, कुछ भी हो जाता, करने ही नहीं देते हम बंटवारा। लेकिन हमने बंटवारा इसलिए किया कि चलो कोई बात नहीं यार,
मामला ठंडा हो, विवाद शांत हो। हमारी किताबों में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा किया है। हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता ऐसा कि पाकिस्तान में ये बात झूठ से सिखाई जाती थी। जब मैं बड़ा हुआ मैंने देखा है, मैंने कहा उन्होंने तो कोई जंग ही नहीं हमारे साथ की। रात के अंधेरे में 65 में हमला कर दिया, कोई जंग नहीं हमारे साथ की। उन्होंने तो शुरू में ही आपका वजूद तस्लीम कर लिया था। वाजपेयी साहब ने 98 में लिख गए थे कि हमें आगे चलना चाहिए, पाकिस्तान को वेल विशेस देते हैं, जो भी उन्होंने लिखा उसके ऊपर। उसी तरह इसराइल को ये लोग तस्लीम ही नहीं करते, और जब आप तस्लीम ही नहीं करेंगे तो आप मारी जाएंगे, आप किए जाएंगे स्ट्रगल फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। और यही होता गया, और यूं यूं बढ़ता गया, वो काम खराब होता गया। झूठ नहीं कभी They targeted everywhere. So Israel had to take some security measures. And again, even in the best democracy, when you are under consistent threat, there are exceptions. And some of the civil laws could be actually replaced with some emergency laws. Even the United States did this during the war against terrorism. So when you are under consistent threat, it's very different. But somebody can sit in comfort and say, hey, how about we take some of the Western values, the democratic values, and say, oh, look at Israel. They claim to be a democracy, but look how they're treating the Palestinians. Well, terrorists in prison, have they earned equal rights to decent citizens in civilization who know their responsibility and their obligation towards the other, who don't harm the others? Of course not. So sometimes यहाँ पे ये बता रहा है कि जब जंग हो रही थी, आपको याद होगा पेट्रियट एक्ट था एक, वो भी आया था। उस पे उन्होंने ये कहा था कि अब हम आपके फोनों को, मैसेजेस को मॉनिटर कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके ऊपर बड़ी बहस हुई थी। वो जी बिग गवर्नमेंट आ गई है, ये वो करना जरूरी था। जो प्लानिंग की गई थी, 3000 अमरीकी मारे थे, वो फोनों के ऊपर इसी तरह ओपन कम्युनिकेशन हो रही थी। तो अब तो उनको इंक्रिप्टेड यूज करनी पड़ती है, अभी भी वो पकड़ लेते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है केस, अभी इंग्लैंड में केस हुआ था, एक लड़के ने ऐसे मजाक में कह दिया, एयरपोर्ट पे था, उसने कहा कि मैं बम से उड़ाने लगा जहाज को, ऐसे मजाक में उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया। तो ये भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते तो हैं, लेकिन गप ही है। तो वो पुलिस के हथे चढ़ गई, वो अदालत में केस गया, उसको मेरा ख्याल बड़ा भारी किस्म का जुर्माना भी दिया, मेरा ख्याल से 1.5 साल की कैद भी उसको सुनाई। तो ये मॉनिटर करना पड़ता है, आपको अपनी फ्रीडम गिव अप करनी पड़ती है। उसी तरह इसराइल अगर एक डेमोक्रेसी है, इसराइल का पाला किन के साथ पड़ा हुआ, हमास के साथ। बम फाड़ दें अपने आप को, तो क्या उसका सोल्यूशन होगा? इनके पास सोल्यूशन कोई नहीं है, बस ये वर्च्यू सिग्नलिंग करते रहते हैं सारे बैठ के, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जाओ ना जरा खुद, ये जितने नीले बालों वाले लौंडे लपाड़े फिर रहे होते हैं बाहर के मुल्कों में भी, गोरे भी हैं, एक दिन नहीं निकाल सकते हैं हमास के अंदर, एक दिन। लेकिन वर्च्यू सिग्नलिंग ले सारे अच्छे, ओ जी बच्चे मर गए, ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई, उंगली क्यों करते हो? When we are dealing with emergency situation, we cannot say and force the people in the Middle East to just act according our values. We sit here in the United States, we don't have suicide bombing attacks, we don't have missile attacks, we don't have infiltration on a regular basis. So we cannot take our values and force Israel to do the same while they are under war. We cannot force Israel. और इसराइल को फोर्स नहीं किया जा सकता कि बाकी जो वेस्टर्न नॉर्म्स हैं वो हों, क्योंकि उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। और इसके बावजूद आई वाज शॉक्ड टू सी दिस। और ये मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है फलस्तीनी के साथ, उसका जाके इंटरव्यू देखिएगा मेरे अंग्रेजी चैनल के ऊपर, अहमद अल खतीब उसका नाम है। इसराइल वाहिद फौज है, जब उन्होंने बम मारना होता, क्योंकि वहां से रॉकेट आता है, उनको हीट सिग्नेचर से पता चल जाता है ये कहां से आया। और उसने बताया कि जो ये हमास वाले किसी के घर के पास से रॉकेट फेंक दे, उन्हें भी पता होता था कि इधर आ। तो उसने एक वाकया सुनाया एक बंदे का, उसने हाथ जोड़े हमास के आगे कि यार तुम इधर से रॉकेट चला रहे हो, उधर से जाके चलो, उधर भी किसी और का घर होगा, उधर से चला दो, इधर मेरे उन्होंने बम से हमारा घर उड़ा देना। और वही हुआ, उन्होंने उड़ा दिया घर। लेकिन उससे पहले वो वहां पे फ्लायर्स फेंकते हैं, टेलीफोन कॉल करते हैं, अरबी में उनको बताते हैं कि हम यहाँ पे मलियामेट करने लगे हैं आपका। कोई अमेरिका के, कोई दुनिया की फौज ये नहीं करती कि आप पहले से उनको बता दें, क्या? क्योंकि अगर आप बता दें तो वहां से लोग भाग जाएंगे। इसराइल की पॉलिसी ये थी कि हमने इनका, ये बिल्कुल सही बात है। कई लोग इस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप जाकर जब रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा, बम गिराने से पहले, मिसाइल गिराने से पहले वो लोग ऊपर से पर्चे गिराते हैं कि आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं, हम यहां पर हमला करने वाले हैं। आप जाकर पढ़ो, फोन कॉल पे बताते हैं उनको, उनकी अथॉरिटीज को, कि आप अपने बंदों को वहां से हटवा लो, हम वहां पे गिरवाने, मिसाइल मारने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। कौन सी फौज करती है ऐसी? मैं फिर कहता हूं, जो मासूम मारे जा रहे हैं, जो फिलिस्तीनी मासूम मारे जा रहे हैं, उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मैं भी कंडेम करता हूं। जिन बच्चों का, जिन बेचारों का इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है, हमास और इजराइल की लड़ाई से, वो मारे जा रहे हैं, ये बुरा है।
लेकिन जो इजरायली मारे गए बच्चे, जो इजरायली महिलाएं मारी गई, जो इजरायली लोग मारे गए जिनका कोई वास्ता नहीं है इससे, वो भी बुरा है। दोनों जगह इंसान मर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें रिलीजियस एंगल दे दिया जाता है बस, तो मुसलमानों को और क्या चाहिए। जो मादी नुकसान है, ठीक है, हमास वाले बच के भाग जाते हैं, सारी बात है, अब अलर्ट कर दिया तो भाग जाएंगे, लेकिन कम से कम बिल्डिंग का नुकसान होगा तो शायद इससे डिटर हो जाए, इसी से उनको डिटरेंस मिल जाए, लेकिन उससे भी नहीं हो। सारी बात है, हमास अपने घरों से नहीं कर रहे, आम लोगों के घरों से कर रही है, रॉकेट मारते हैं, वो आके उड़ा देते हैं। और अभी भी जंग में भी वाहिद फौज है जो ऊपर से बता देते कि हम यहाँ पे बमबारी करने लगे, निकल जाए यहाँ से। तभी 70% बिल्डिंगें तबाह हो गई गजा की, लेकिन 70% आबादी नहीं तबाह हुई। 70% का मतलब ये है तकरीबन 12 से 13 लाख लोग, 12 से 13 लाख लोग मरने चाहिए थे अगर इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग होती, कि बस लुटा लो लम्या। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे बताया जाता है हम यहाँ पे बॉम्बिंग करने लगे, निकल जाए यहाँ से। Israel to send and risk the lives of thousands of foot soldiers in order for us to reduce or minimize the civilian casualty, which Israel is already doing. But who are we to force Israel how to do the job? It's not our right. और सिविलियन कैजुअलिटी की भी जो बात है, ये मैंने फैक्ट पहले भी शेयर किया था कि इराक की पीक पर सिविलियन टू कॉम्बैटेंट जो कैजुअलिटी की रेशियो थी वो 2:1 थी, यानी 2 सिविलियन के बारे में 1 मरता था एनिमी कॉम्बैटेंट, और ये बड़ी अच्छी समझी जाती है। इसमें भी वैसे आप देखें यार, उल्टा होना चाहिए, 2 मरे और 1 सिविलियन मरे, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि बीच में ही जब डोर टू डोर लड़ाई हो रही होती है तो इसी तरह होता। इसराइल का अब तक 1.7 सिविलियन टू 1 एनिमी कॉम्बैटेंट रेशियो है। इसके ऊपर थोड़ी सी बहस हो सकती है कि ये इसराइल का वर्ड है, क्योंकि जो हमास का अपना वर्ड था दिसंबर में, उस वक्त 20,000 था और उसमें उन्होंने बताया था कि 10,000 औरतें और बच्चे हैं, तो बाकी के जो 10,000 थे वो मर्द थे। अब सारे मर्द हमास के फाइटर्स नहीं हो सकते, बट वी डोंट, हमास हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देता कि उसके अपने कितने एनिमी। अकॉर्डिंग टू देम इस वक्त 30,000 लोग मरे हैं और 30 के 30,000 सिविलियंस हैं, एक भी हमास का बंदा नहीं मारा गया अकॉर्डिंग टू हमास ऑफिशियल्स, और ये नंबर भी हमास का है। लेकिन आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये कहती है कि हमने पिछले जो इनके नंबर्स हैं उनको मैच किया है, वो पहले भी जो ये नंबर बताते थे उतना ही होता था नंबर, तो नंबर में एग्जैजरेशन की नहीं है, लेकिन हमास ब्रेक डाउन नहीं करती कि इसके अंदर हमास के फाइटर्स कितने थे और सिविलियंस कितने थे। तो इसराइल कहता है कि 12,000 के करीब हमने इनके फुड़का दिए हैं हमास के फाइटर्स, और 30,000 में से 18,000 वो हैं, तो ये रेशियो को 1.7 के करीब बनती है। तो लेकिन एनीवे, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये हमास का के फाउंडर का बेटा बता रहा है और मुसलमानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो, मुसलमान तो मुसलमान है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, बच्चे मर गए, 5 लाख सीरियन मार दिए बशर अल असद ने, 3 लाख से 4 लाख यमनी मार दिए MBS ने, किसी ने चूं चढ़ा नहीं की। जाहिर बात है कोई खबरें नहीं बनेंगी, वो कहते हैं नो ज्यूज नो न्यूज। लेकिन यहां पर 30,000 पे इनको बड़ी तकलीफ हो रही, क्योंकि यहूदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे, उस वक्त मीडिया इनका क्यों नहीं इतना शोर मचाता था, उस वक्त लंदन की सड़कों पे क्यों नहीं निकलते थे? क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानी जानों से नहीं है, अगर होता तो तब भी निकलते। इसका ताल्लुक है यहूदी का अपना मुल्क नहीं हो सकता, दैट्स इट। जेरूसलम पे हमने दोबारा कब्जा करना, ये है इसका मकसद, और कोई मकसद नहीं है। चलो ये तो मुसलमानों का हाल है ना, लेकिन जो ये दूसरे लोग हैं, जो जेन्युइनली मिस्टेकन लोग हैं, नीले बालों वाले, वो किस्तानी किस्म के जो लोग हैं, वो इतने पागल हैं। उनका मेरा ख्याल अपना इशू है, वो देखते हैं कि यार होमोसेक्सुअल्स को ऑप्रेस किया गया, औरतों को ऑप्रेस किया गया, तो फलस्तीनी जो है वो भी एक ऑप्रेस्ड कौम है, चाहे बम फाड़े हैं जो मर्जी करें, वो ऑप्रेस्ड कौम है, इसलिए हमने उनके साथ खड़े होना। इनको ये नहीं पता कि जो जिनको ये ऑप्रेस्ड समझ रहे हैं, ऑब्वियसली सारे लोगों की बात नहीं कर रहे, उनकी गवर्नेंस की बात हो रही। गवर्नेंस ही होती है, हिटलर गवर्नमेंट थी, सारे जर्मनों ने ये काम नहीं किया था, उसकी पूरी सजा जो थी वो पूरे जर्मनी को भुगतनी पड़ी थी। हुकूमत के ही कारनामे होते हैं जो आगे आते हैं। तो ये फलस्तीनियों की जो हमास है, उसकी वजह से ये काम हो रहा है उनके साथ। जो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं जो सिविलियंस, वो इनकी हमास की वजह से हो रहे हैं, और वो हमास वो है जो ये नीले बालों वालों को ऊपर से छतों के सबसे ऊंची मंजिल से नीचे फेंकेंगे। एक दिन नहीं ये रह सकते हमास के अंदर, तो इतने पागल हैं ये। कोई दुनिया में आज तक ऐसी कौम नहीं गुजरी जो उस ग्रुप को सपोर्ट करती है जो उन्हीं लोगों की गर्दनें उतारने के ऊपर यकीन रखते हैं। चिकन फॉर KFC, अड्डे पागल है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से शायद आपको कुछ सोचने को मिले, शायद कोई नया एंगल से आप सोचने की कोशिश करें। और ये भेड़ चाल जो बनी हुई है, बस बच्चे मर गए, ये हो गया वो हो गया, चीखे शोर शराबा मचाना, ऑप्रेस्ड ऑप्रेसर की डायकोटमी से बाहर ना निकल पाना, शायद इससे निकलने की आपको कोई मौका मिले। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आप सबने बातें सुन ली। जो सारी जो बातें हुई हैं, ये सारी जो बातें हुई हैं, मैं उसके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि क्या कोई ये जवाब दे सकता है कि क्या वो फिलिस्तीनियों की जमीन है?
आप जब हिस्ट्री चेक करते हैं, 1948 की बात नहीं करनी है, बात जब होगी तो फिर उसके पहले से बात होगी। क्या वो जमीन फिलिस्तीनियों की है? कोई साबित कर दे कि वो जमीन फिलिस्तीनियों की है, और मैं साबित कर दूंगा कि वो जमीन यहूदियों की है, तो पूरा इलाका यहूदियों का है, फिलिस्तीनी वहां के हैं ही नहीं। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरा दावा नहीं है, बतौर सबूत सऊदी अरब के एक बड़े स्कॉलर हैं, एक मीडिया पर्सनालिटी हैं, बड़े स्कॉलर हैं वो, उनकी बात मैं आपको सुनवाता हूं और वो सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। सुनिए। هذه أرض إسرائيل بالقرآن وأنتم شتات رومان ملفقين مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر ما لكم حق بفلسطين. अब देखिए यहां पर इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उनका कहना है कि ये जो जमीन है वो इजराइल की है कुरान के मुताबिक, और तुम लोग रिफ्यूजी हो जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हो, मंगोल हो, तुर्कमान हो, सरकासिन हो, अर्मेनियंस, जिप्सी, तुम लोगों का फिलिस्तीन में कुछ भी नहीं है, फिलिस्तीन इजराइल का है। فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذول عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوين أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذول عيال عمنا، لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ इसके आगे वो कहते हैं कि इजराइल के लोग इसहाक के बेटे हैं। वो कह रहे हैं, मैं समझा रहा हूं आपको, और हम अरब इस्माइल के बेटे हैं। इजाक और इस्माइल भाई थे और उनके पिता थे अब्राहम, इससे वो हमारे कजिन हुए। लेकिन तुम लोग कहां से आए? ये फिलिस्तीनियों के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम लोग कहां से आए, तुम लोग कैसे हिस्से हो इसके? أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، ايش دخلكم بالموضوع؟ ايش دخلكم بالسالفه؟ ايش دخلكم بيننا؟ هذا بني اسرائيل على ارضهم، ما لكم ارض انتم ولا لكم قضيه يا جماعه، انتم ادوختونا واشغلتونا. तुम लोग असल में जिप्सी, मंगोल, तुर्कमान, सिरियन, रोमन्स हो। तुम इसमें कहां हो? इजराइल के लोग वहां अपनी जमीन पर रहते थे, लेकिन तुम लोगों के पास कोई अपनी जमीन नहीं थी, कोई मसला ही नहीं था। हमें बेवकूफ मत बनाओ। ये कह रहे हैं, ये सऊदी अरब के ऑथर हैं और मीडिया पर्सनालिटी हैं, रऊफ अल सईन। आप जाकर सर्च कर लेना इनके बारे में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सऊदी अरब का एक मुसलमान बंदा ऑथर कह रहा है, राइटर कह रहा है। आप समझिए इस बात को। والاقصى الاقصى لمعلوميتكم ما عندكم اقصى، ما في شيء اسمه اقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الاقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانه 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين، المسجد الاقصى والمسجد الادنى. المسجد الاقصى حقكم بناه هشام عام 72 هجري، كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجره؟ يعني بعد وفاه محمد ب60 سنه. تضحكون على مين انتم؟ تضحكون على مين؟ انتم شر في اي دوله تحطون فيها يا الفلسطينيين، شر منزل ولا بكم رجل. انا مستعد انام عند يهودي ولا انام عند فلسطيني، انا مستعد اقلط يهودي في بيتي واغديه واوكله واشربه ورقده، ولا ادخل فلسطيني في بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله। अगर इसके बाद भी आपको नहीं मानना है तो मेरे पास एक और सबूत है। आपसे सवाल पूछता हूं मैं, भाई हर मुसलमान ने कुरान पढ़ी होगी, आप कुरान में बताओ कि इजराइल का जिक्र कितनी बार है, बनी इजराइल कितनी बार जिक्र है? करीब करीब 20 बार जिक्र है, जहां तक मेरी रिसर्च कहती है। आप बताओ कि पैलेस्टाइन का जिक्र है एक भी बार? एक भी बार नहीं है कुरान में। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो जमीन किसकी है? यानी कि आप कुरान को नहीं मानते। फिर आप कुरान में दिखा दो, वहां पर 20 बार इजराइल का जिक्र है, बनी इजराइल, लेकिन क्या एक भी बार फिलिस्तीन का जिक्र है, पैलेस्टाइन का जिक्र है? नहीं। अब इस बारे में एक सबूत देता हूं मैं आपको। ब्लिट्ज एक बहुत बड़ी मैगजीन है, उसके एडिटर हैं, उनका नाम है सलाहुद्दीन सुहैब चौधरी। स्कॉलर भी हैं, वो रिसर्चर भी हैं, स्कॉलर भी हैं। उनका एक आर्टिकल छपा था इस बारे में, और इसका टाइटल था इफ वी ट्रूली फॉलो द कुरान देयर इज नो पैलेस्टीनियन टेरिटरी। इसका मतलब होता है कि अगर आप सही तरीके से कुरान को फॉलो करते हैं तो कोई फिलिस्तीनी इलाका नहीं है, कोई फिलिस्तीनी जमीन नहीं। और उन्होंने पूरा डिटेल वहां पे दिया है। उनका कहना है कि कुरान में जिक्र है कि आई सेड देयर इज रियली नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग नेम्ड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। इंस्टेड कुरान, वो कहते हैं कि कोई भी कुरान में फिलिस्तीन नाम की जगह का जिक्र नहीं है,
कुरान में क्लियरली कहा गया है कि इजराइल इज द ब्लेस्ड लैंड गिफ्ट बाय गॉड टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, मतलब आइजक के इसाक के बच्चों को इजराइल की जमीन दी गई है, कुरान में ये कहा गया है, जिसका मतलब ज्यूज होता है। इजराइल वॉज द चिल्ड्रन ऑफ इस्माइल, मीनिंग फॉर एनी मुस्लिम डिमांडिंग एनीथिंग नेम्ड पैलेस्टाइन विद द लैंड ऑफ इजराइल इज डायरेक्ट वायलेशन ऑफ कुरान एंड कैन ऑल्सो बी डीम्ड एज ब्लास्फेमी। वो कहते हैं कि भाई जिसका जिक्र ही नहीं है उस जमीन के बारे में, जिक्र है कि वो यहूदियों की जमीन है, इजराइल की जमीन है, तो अगर कोई मुसलमान कहता है कि फिलिस्तीन की जमीन है वो, तो डायरेक्टली कुरान को वायलेट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, एक मुसलमान स्कॉलर कह रहे हैं, आप जाकर पढ़िए। वो लिखते हैं कि द कुरान इन 5:20-21 वर्स सेज दैट अल्लाह गेव होली लैंड टू द ज्यूज। इसको कोई नकार नहीं सकता। The Quran did not talk about the future land of Palestine. The Quran was written in 2 sections, one in Mecca and other was in Medina. उनका कहना है कि कुरान 2 भागों में लिखी गई, मक्का में और मदीना में, और उसमें किसी भी सेक्शन में फिलिस्तीन के लिए जमीन की बात नहीं की गई है। And King David built the city of Jerusalem and he made it to be the capital of Israel. King David ने जेरूसलम बनाया और उसको इजराइल की कैपिटल बनाया। वो सिटी बनाई जेरूसलम और उसको इजराइल की कैपिटल बना, राजधानी बताई। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि द बनी इजराइल, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, अ टर्म काउंटिंग द ज्यूइश, मतलब बनी इजराइल मतलब जो ज्यूइश के बारे में कहा जाता है, यहूदियों को कुरान में लिखा गया बनी इजराइल, आर मेंशन 20 टाइम्स इन द कुरान। कुरान में 20 बार लिखा गया है बनी इजराइल, और उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इजराइल जब भी आता है वो बताता है कि जी ये इंडिजीनियस टेरिटरी ऑफ द जूइश पीपल, ये जो जमीन है ये यहूदियों की है, और पैलेस्टाइन इज नॉट मेंशन्ड इन द कुरान। समझे आप? बिकॉज द टर्म पैलेस्टाइन इज कंस्ट्रक्ट ऑफ द रोमन्स टू ह्यूमिलिएट द वैंक्विश्ड जूइस हुज लैंड द रीनेम्ड लैंड ऑफ इजराइल दे स्टोल। तो जब रोमन्स ने हमला किया तो पैलेस्टाइन नाम दिया उन जूइस को बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि उनको भगा दिया गया वहां से ज्यूज को। ये सब रिटन डाउन है भाई, ये मैं नहीं कह रहा। फिर एक उन्होंने जिक्र किया है शेख अहमद अदवान, अ मुस्लिम स्कॉलर हु लिव्स इन जॉर्डन। जॉर्डन में रहने वाले एक मुस्लिम स्कॉलर शेख अहमद अदवान का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज पैलेस्टाइन इन द कुरान। वो भी यही कहते हैं कि कुरान में कहीं भी फिलिस्तीन नाम के शब्द का जिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह हैज असाइन्ड द होली लैंड टू द चिल्ड्रन ऑफ द इजराइल अंटिल द डे ऑफ जजमेंट। कुरान सूरा 5, द सूरा ऑफ द टेबल वर्स 21, एंड वी मेड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल एंड इनहेरिटेंस ऑफ द लैंड। कुरान सूरा 26, द सूरा ऑफ द पोएट सेज वर्स 59, कि ये जमीन जो है वो इजराइल के लोगों को दी जाती है। फिर एक और इन्होंने दिया है, इटालियन मुस्लिम स्कॉलर शेख प्रोफेसर अब्दुल हदी पलाजी, उन्होंने कहा कि गॉड ग्रांटेड द लैंड ऑफ इजराइल टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, कि ऊपर वाले ने जमीन जो है वो इजराइल के बच्चों को दी, यानी कि यहूदियों को दी। सूरा नंबर 17 104 इसका प्रूफ दिया है। तो जो भी मुसलमान ये कहता है कि इजराइल की वो जमीन नहीं है, इजराइल वहां पे कब्जा करके बैठा है, आप क्या अपने ही कुरान की बातों को झुठला रहे हैं? ये जितने भी रेफरेंस दिए मैंने, ये सारे रेफरेंस हैं। और बस फिर से वही सवाल पूछूंगा कि आपके पवित्र कुरान में, होली कुरान में, इजराइल का जिक्र कितनी बार है और फलस्तीन, फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन इसका जिक्र कितनी बार है? इसी से बात क्लियर हो जाती है। तो जो सबूत आज से 1400 साल पहले लिखी किताब में है, क्या वो भी नहीं माना जाएगा? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं फिर कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया। मैं आज भी 2 स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव करता हूं। वहां पर जितने भी फिलिस्तीनी हैं उनको उनका एक देश मिलना चाहिए, और यह भारत का भी पक्ष रहा है हमेशा। यह भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है हमेशा। जो इतिहास में हुआ हो गया, छोड़िए। अब जो है, आप फिलिस्तीन को, वहां के रहने वाले लोगों को दो, लेकिन इसमें भी लफड़ा है, क्योंकि फिलिस्तीनी ही नहीं चाहते कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। और ये मैं नहीं कहता, इजराइल की तरफ से हमेशा यह कोशिश की गई, हर बार फिलिस्तीनी मुकरे हैं। फरीद ज़कारिया एक मुसलमान है, बहुत बड़े CNN के जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried
to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British Mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out at the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. I do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, you know, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, you know, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. अब इसके बाद भी अगर मुसलमानों को लगता है कि ऐसा है वैसा है, तो भाई देखिए, आप नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, आप अपनी कुरान की बातों की मत मानिए। वैसे भी कौन सी कुरान में लिखी हर बात आप मानते हैं? कुरान में लिखा है झूठ नहीं बोलना, आप झूठ बोलते हैं, बेईमानी नहीं करनी है, आप करते हैं। आप बता दो कौन सा ऐसा गलत काम जिसके बारे में कुरान में मना किया गया है और आपके यहां नहीं होता है? होता है, तो ये भी मत मानो, बट दिल पर हाथ रखिए। और अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, आप बताइए कि जो बातें मैंने कही हैं वो गलत है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। सबसे पहले मैं लोग का थैंक्स बोलना चाहूँगा, वो इस लिहाज से उन्होंने मतलब कुरान के साथ होली यानी पवित्र पाक, हम भी बोलते हैं कुरान पाक या पाक कुरान, इस पर उनका थैंक्स बोलना चाहूँगा। उन्होंने इस चीज़ को हमारे एक इस्लामिक बुक को, बल्कि इस्लामिक क्या दुनिया के हमारे किदे के मुताबिक, मैं आप पर नहीं फिट कर रहा, हमारे किदे के मुताबिक दुनिया की सबसे जो पाक किताब है वो कुरान मजीद है। तमाम किताबों की बातें इंटरेस्टिंग, गेम इंटरेस्टिंग मोड में आ गया। इंटरेस्टिंग इसमें आ गया कि उन्होंने हवाले दिए एक शेख के, फिर मतलब एक किसी स्कॉलर का हवाला दिया, उसने कदा आर्टिकल लिखा, उसमें मतलब वर्सेस यानी कुरान की आयत का जिक्र आया, किस तरह मैच मज़ेदार हो गया। बिल्कुल सही है, हम इस चीज़ से इनकार नहीं करते कि इज़राइल का जो है जिक्र है कुरान मजीद में, इस चीज़ से तो हमने आज तक इनकार नहीं किया। और इज़राइल लक़ब किनका? बनी इज़राइल, बनी इसराइल, बनी इसराइल का हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। याकूब अलैहिस्सलाम उनकी कौम को और उनको कहा जाता था, उनका लक़ब था इज़राइल। इसहाक और इस्माइल, इसहाक में से आए यहूदी और इस्माइल में से आए हमारे दो जहां के रहबर आगे, मतलब उनमें से, मतलब दोनों एक उनमें से तो काफ़ी नबी आए इसहाक में से, तो इसहाक अलैहिस्सलाम बाद में भी आए, यूसुफ सलाम आए, सारे चलते रहे, याकूब आए, उसके बाद ये सिलसिला चलता भी रहा। और इस्माइल में से सिर्फ हमारे ही आखिरी पैगंबर आए। अच्छा, बाद में की हवाले दिए कुरान जी की वर्सेस के कि ये गॉड गिफ्टेड उनको एरिया दिया गया है, उसके बाद उधर कोई भी जिक्र नहीं है फ़लस्तीन का, उधर ये ज़मीन जो दी गई है वो बनी इसराइल को दी गई है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, हम मानते हैं। ये बताएं मुझे, जो ज़मीन दी गई है उनका नाम हो गया, पहली बात। दूसरी बात है, ये हम उस चीज़ से बिल्कुल इनकारी नहीं है कि जो कुरान मजीद में आ गया वो बरहक है, सच है। ये कहा गया कि ज़मीन जो जूस को दी गई है, वो ज़मीन जूस को दी गई है। सिर्फ इतना ही मानना कुरान को, इससे आगे नहीं, इसके आगे वाले वर्सेस नहीं, इससे आगे वाला जिक्र नहीं, इसके आगे वाला जिक्र भी फिर सुने। इसके आगे वाला जिक्र ये भी है कि दुनिया की सबसे सरकश और फसादी कौम इज़राइल है, बनी इसराइल, बनी इसराइल। अब ये तो जिक्र आ गया कि बनी इसराइल का 20 मरतबा जिक्र है, और इसमें भी फिर सर्च करो कितनी मरतबा उनको कंडेम किया गया है, कितनी मरतबा उन पर लान तान की गई है, कितने नबी उनके तरफ भेजे गए, मैसेंजर भेजे गए हैं।
कितनों को उन्होंने मतलब कि नहीं माना, सरकशी किया, मतलब फसाद दुनिया में बर्पा किया है। अब अहदीस से आ जाओ। अब अहदीस में नबी पाक वसल्लम की जो जिंदगी से साबित है, इजराइल की जो वो लैंड है ना, अब मनोसलवा भी उतरा। आपको ये भी नहीं पता होगा कि मनोसलवा क्या होता है। मनोसलवा है मतलब उनके लिए खाने का भी इंतजाम होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वो भी जिक्र है। मनोसलवा किसी तरीके से ये राह हक पर आ जाए, राय हक पर है। इजराइलियों को, बनी इसराइल को जो कहा गया ना कि ये उनकी लैंड, जिक्र नहीं कुरान मजीद में फ़लस्तीन का और इजराइल का जिक्र है। इजराइल की ज़मीन का जिक्र नहीं। बनी इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ठीक है ना। ये ज़मीन और सूरह यूसुफ ये उसमें भी है और मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ जगह पर भी जिक्र आया है। लेकिन इस हवाले से जो सूरत यूसुफ है ये अहम है। आप कुरान पाक की बात करें तो हमसे बेहतर फिर आप तो नहीं ना जानते कुरान पाक को। यूसुफ अलैहिस्सलाम गए थे मिस्र में और मिस्र के उधर जाके बादशाह बने थे और ये सारे बनी इसराइल उधर चले गए थे। ये किनान का इलाका था जहाँ यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल जो बने थे। वहाँ से फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए थे छोटे, जब उनको उनके भाइयों ने, अब ये हिस्ट्री तो मैं नहीं बताना चाहता। अब अगर हिस्ट्री में चले गए ना तो मेरा ख्याल है लोग ने कहा वो पीछे चले जाए। तो मैं अगर फिर पीछे 1948 नहीं, वो पीछे जाओ। अगर मैं पीछे चला गया ना तो मैं कहता हूँ कर इधर 12 घंटे भी गुजर सकते जितना इसके बारे में मुझे हिस्ट्री का पता है। ये तो कह दिया कि बनी इसराइल का जिक्र है 20 मरतबा, ये नहीं कहा किन लफ्जों में है। लैंड के बारे में आ गया उनका जिक्र कि ये उनकी लैंड, यहाँ वो बसते थे। पॉइंट आउट किया गया कि यहाँ बनी इसराइल के लोग बसते थे, ये बनी इसराइल के लोगों की जमीन थी, ताकि आने वालों के लिए नसीहत हो। कुरान पाक में एक जगह है, एक समंदर है, मैं आपको बताता हूँ कि ये किस वजह से बनी इसराइल। सूरह रहमान में है, मैं बता वर्ष का नहीं पता। सूरह रहमान वो जो तुम समंदर आपस में मिल रहे हैं, नहीं वो नहीं, एक जगह है समंदर है और वहां पर एक कौम थी और वहां पर अल्लाह का अजाब आया था और आज के लोगों को, आज के मुसलमानों को वहां से जाने पर रोका गया है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप पर भी मतलब कहना आपके साथ बुरा हो सकता है। हमें वहां से रोका गया। इसी तरह ही वो जाहिर किया गया, बयान किया गया बनी इसराइल के बारे में कि यहाँ पर वो कौम रहती थी और उन पर जो अजाब है वो भी बताए गए तफसील के साथ कि कौन कौन से बयान है। अकेला ये नहीं बताया गया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम, अब मैं कितने नाम लूं, उनको भी पॉइंट आउट किया गया, उनका भी बताया गया कि फलां जगह पर उनकी कौम रहती थी। वो हमें इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उनका भी पॉइंट आउट किया गया कि वो कहाँ रहती थी और वो किस तरह की थी। अब सेम इस तरीके से बनी इसराइल यानी कि ये कौम जो रहती थी, इनको भी पॉइंट आउट किया गया, बोला क्यों। अब ये भी सोचो, इतना तो सोच लिया ना कि जिक्र आया है, ये नहीं सोचा क्यों आया, किस कोई भी चीज़ है उसका सियाको सबाक पढ़े बगैर आपको पता नहीं चल सकता कि ये कितना सच है या कितना झूठ है इसमें, ये हकीकत में मुद्दा क्या है। तफसीर पढ़नी पड़ती है। तफसीर जिसे हम कुरान की तफसीर कहते हैं ये पढ़नी पड़ती है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि कुरान जिनका अगर एक लफ्ज़ है ना तो उसके मैं कहता हूँ कि 10-10 15-15 मीनिंग बनते हैं। सियाको का सबाक के लिहाज से उसके मीनिंग चेंज होते हैं कि मतलब पहले क्या इरशाद हुआ, उसके बाद में क्या इरशाद हुआ, ये वाक़या किस पर फिट होता है, ये उसको टाइम क्या था, ये टाइम लाइन होती है कि क्यों ये किया गया। और कुरान ये हमारे लिए नसीहत है। अब इस पर भी बात आ जाए, मतलब ये जो जिक्र आया ना बनी इसराइल का, ये हमें तनबीह करने के लिए किया गया है कि देखो वो कौम जो जिनकी तरफ नबी भेजे गए, इतने नबी भेजे हुए फिर भी सरकश रही, ये लफ्ज़ मौजूद है फसादी रही, तो उनको इधर से फिर हमें निकाल बाहर किया। ये भी पढ़ो, ये भी किसने पढ़ना। इसराइल जो है ना इसको नबियों की सरजमीन भी कहा जाता है। हाँ जी, सबसे ज्यादा नबी इस कौम की तरफ भेजे हैं, यहाँ पर भेजे थे। आज हिस्ट्री की तरफ आ जाए, आ जाए फिर हजरत यूसुफ इस्लाम की तरफ आ जाए, हजरत मूसा इस्लाम की तरफ आ जाए। हजरत यूसुफ इस्लाम मिस्र में चले गए थे, उधर ये जगह फिर कौम ये आबाद हुई थी, उससे फिर आगे पता नहीं किधर किधर ये कौम निकलती गई है। ये सिर्फ जगह पॉइंट आउट करने के लिए ये तमाम नबियों की कौमों की जगह पॉइंट आउट की गई है और साथ में फरमाया गया है कि ये आपकी नसीहत के लिए है। जब हम इन नबियों और इन कौमों का जिक्र बयान कर रहे हैं ताकि आप इनसे नसीहत पकड़े कि कुरान पाक पूरा का पूरा नसीहत है। एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ
कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में जो बयान किया गया है वो हमें क्यों किया गया? ऐसे नहीं किया, हमें रोका गया कि आप ऐसी बुराई करेंगे तो आप पर भी हो सकता है इस तरह का। उनकी शक्ल बंदरों की लूत अलैहिस्सलाम थे, कितनी को मूसा अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मन्नो सलवा उतर, मतलब के खाना पीना जो अल्लाह की तरफ से उसका बंदोबस्त किया जाता था। वो कोई कौम नहीं मतलब करती थी काम, सारा दिन वेल निकम्मे रहते थे, लेकिन खाना फिर भी अल्लाह की तरफ से मिलता था। जाओ यह भी फिर पढ़ो, फिर वो किस तरह गरक हुई, किस समंदर में, वो समंदर भी फिर पॉइंट आउट किया गया किस जगह पर वो गरक हुए थे। क्या वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की वो जमीन हो गई, उनका नाम लग गई। ये जिस नबी का जिक्र आया, जिस उनकी कौम का जिक्र आया, उनकी उम्मत का जिक्र आया, उनकी जगह को पॉइंट आउट किया गया, तो क्या ये उनकी हो गई? नहीं भाई। अच्छा, आपने कहा है कि मैं साबित कर सकता हूँ, कर दें साबित है, आप साबित कर देना, हम यकीन लाइव कन्वर्सेशन कर लेते हैं, हम आपको मुरीद हो जाएंगे। जितना हम मुरीद आप, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास बहुत इल्म कभी खत्म नहीं होता। इल्म एक समंदर है, और समंदर का अगर एक कतरा भी मिल जाए ना, एक कतरा भी समंदर में से, तो काफी है हमारे जैसा कोई है। तो हमने तो अभी एक कतरे का भी, मैं कहता हूँ, कोई करोड़वां हिस्सा भी नहीं अभी लिया। चलिए लोग सर से अगर देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनसे रब्ता करते हैं। तो मैं इस पर ही बात कर रहा हूँ ना बार बार कि ये जो जगह पॉइंट आउट किया, ये हमारी नसीहत के लिए, ये नहीं है कि वो जमीन बनाई इसी उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद की टाइमलाइन चेक करें। इजराइली को फिर उधर से अल्लाह की ज़ात ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया था। ये बनी इसराइल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनको फिर उधर बसा दिया था मिस्र में लाकर। फिर मिस्र क्यों नहीं है उनकी जमीन? और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हाँ जी। और उनके वालिद वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनके 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये वैसे हमारी डिस्कशन का मौजू नहीं है, हम ये नहीं करना चाहते। मैंने सिर्फ ये आपको साबित करने की कोशिश की है कि हर अंबिया, जितने भी नबी आए, उनकी कौम, उनकी उम्मत का जिक्र जस्ट नसीहत, हमारी नसीहत के लिए कि वो कैसे कैसे काम करते थे, उन पर फिर क्या क्या अजाब नजर, आप उनमें से ना हो जाना। और साथ में फिर जो अच्छी उम्मतें थी, जो अच्छे लोग थे, उनकी भी हमारे लिए आया जिक्र कि आप इन जैसे होना, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत है, उनका हमारे लिए कहा जाता है कि उनकी आल पर दूध भेजा जाता है, उनके लिए इस्लाम भी भेजी जाती है, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल, और ये नसीहत है हमारे लिए। दरूद इब्राहिम यार, पूरा दरूद ही वो है। आप लोग सर शायद आप रेफरेंस कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहे। रेफरेंस कंटेक्स्ट समझिए कि ये क्यों कहा गया है। आज तो लोग सर ने बड़े बड़े दावे कर दिए, अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आप कुरान को नहीं मान रहे यार। अस्तगफिरुल्लाह, हम कौन ऐसा सर्च ऐसा सोचने से पहले इस पर फिर सर्च कर ले। इस पर फिर सर्च कर ले कि ये क्यों कहा गया है, इसका साकों सबक क्या है। ये क्या आज की उम्मत के लिए नसीहत है, या ये जमीनों को अलाट कर दी गई थी, या इनके जिक्र से, ये अगर इस कौम का जिक्र है तो उसके अलावा और किसी कौम का जिक्र नहीं है, अगर किसी और कौम का जिक्र है तो उनकी जगह का जिक्र नहीं है, अगर उनकी जगह का जिक्र नहीं है तो फिर या उनकी जगह आज भी मौजूद है, क्रिश्चियंस हैं, जो क्या फिर उनको मिल गई ना, ऐसा नहीं मजा आना। आप तो कहते हैं ना कि आपके लिए बड़ा आसान है कह देना कि आप कुरान पाक को यकीन नहीं रखते। मैं कहता हूं कि ऐसा सोचने से पहले भी कि हम कुरान हमारे खड़े हो जाते, जिसम से जान निकल जाए, ऐसा सोचने से पहले भी कभी हम कुरान पाक के बारे में यकीन ऐसा कभी आप ज़हन में गुमान ही नहीं आया। जो हमें नहीं समझ आती, हमें पता है, जो हमें समझ नहीं आती वो बगैर किसी उस्ताद के कुछ भी नहीं मुमकिन। तो उस्ताद पकड़ने पड़ते हैं, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती जो हम नहीं करते। लेकिन हर एक की तफसीर है, हर एक के मानी है, हर एक का शाको सबाक है, हर एक का वाक़े का को पीछे, उसके पीछे कोई रीजन है। क्या है, इसको जितना मर्जी कर लें ठीक है, आप साबित कर दें बस। लोग सर यकीन जाने, हम एक पीर होता है उसका मुरीद, हम आपको मुरीद हो जाएंगे। ये सिंपल अल्फाज में मैं कभी करेंगे डिस्कशन, नहीं डिस्कशन और भी बड़े आप यार। लोग सर ने खुद कहा कि मैं इसको साबित कर सकता हूँ, वो एक अरबी का बयान सुनाने से ये को साबित नहीं होता। तो वो आज अरबी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, और आज ये भी देखें कि उनके साथ हो भी क्या रहा है, खुदा की तरफ से उनकी क्या कंडीशन है उसकी पूरी अरब की। अब मैं वो बातें करने जा रहा हूँ, शायद इससे कई लोग हंसे बैठे हैं भी, यकीन कर जाए, वल्लाह अल्लाह हमारा बेहतर जानता है। ये सारी की सारी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना,
ये सारी की सारी हमें पहले से पता है कि ये ऐसा होना है। पेशन गोइयां हैं, प्रिडिक्शंस हैं। प्रिडिक्शन है कि जो सहराब, ये भी प्रिडिक्शन है जो बद्दू है ना, बद्दू, अरब के बद्दू, जहां तक जिक्र है अरब के बद्दू, यही बद्दू है। ये भेड़ बकरियां चराने वाले कभी कभी एक दूसरे के साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का मुकाबला करेंगे। ये आज नहीं 14.5 साल पहले की प्रिडिक्शन है। कुर्बे क़यामत के साथ बात की, मतलब जब क़यामत करीब होगी तो देखे क्या नहीं हो रहा। सऊदी अरब अगर बिल्डिंग बना रहा है तो उसके मुकाबले में यूए बड़ी बना रहा है, यूए ने बना रही, फिर आप सऊदी अरब के बारे में फिर सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब उनसे भी आप ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहा है। ये आज से 100 साल पहले क्या थे, चरवाही थे। आज से राइट 100 साल सब जानते हैं, हमारे से ये ज्यादा जानते हैं। तेल आने से ये चमक गए, उससे पहले क्या कुछ भी नहीं थे। और इनकी क्या प्रोडक्ट है, सिर्फ तेल ही है वो, और कुदरती है वो। अच्छा, फिर बात आती है, अब पीछे की बात आ गई। फिर लोग ने साबित करने की कोशिश की, अच्छी की है, मैं उनकी कोशिश को सराहता हूं कि उन्हें कुरान से ये बात साबित की। लेकिन उनको मैं फिर कहता हूँ कि फिर सर्च कर लें। कितनी कौमों का जिक्र है, चले मैं बार बार ये दोहराना नहीं चाहता। अब पीछे चलते हैं, चले और पीछे चलते हैं। अब जब ये इजराइल उस वक्त मौजूद था इधर, आज से 1500 साल लगा दो, 16 साल पहले, या इससे मैं कहता 25 साल है तो ईसा इस्लाम को हो गए, 2000 साल हो गए ना। हजरत ईसा इस्लाम थे ना, उससे भी पहले थे, मूसा इस्लाम से भी वो पहले थे। ये बड़ी पुरानी बात है, हजारों साल इनके बाद आया। तो ये कमो बेश आज से कम से कम 5000 साल 6000 साल पुरानी, जितने भी हैं हजारों साल, ठीक है मानते हैं, या इस बात पर हम मुतफिक हो जाते हैं। उस वक्त ये इजराइल इधर बात थे, उस वक्त हिंदुस्तान में कौन थे, हिंदुस्तान के कितने मुल्क थे, उस वक्त सऊदी अरब में कौन थे, उस वक्त यूरोप में कौन थे, उस वक्त यूएसए में कौन थे, उस वक्त अफ्रीका में कौन थे, सब की तकसीम कर दो। चलो ये यार मैं मान लेता हूँ यहाँ इसराइली थे, कर दो फिर सब। जब घर का सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं करना, एक मुल्क को साबित करने के लिए नहीं करना कि ये जमीन की, फिर सब ठीक कर दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब घर का बंटवारा होता है, जब वालिद होता है अपना फादर, तो वो जब बंटवारा करता है तो सारी औलाद के मतलब जितने भी उसके बेटे होते हैं 4-5, सबको बराबर तकसीम करके देता है, एक को करके नहीं देता। आप एक कंट्री के लिए नहीं तकसीम कर सकते। आज के दौर में अगर आप करना चाहते हैं तो सभी के लिए करें, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड के लिए करें कि उस वक्त क्या था और आज भी करें। ये तो ज्यादती होगी। मैं भी सर्च मजीद कर लेता हूं, आप फिर सर्च करें, इस पर बहस कर लें। इजराइल कहाँ था उधर, वो क्यों उसका नाम आया करो। और दूसरी बात ये है कि ये भी समझे ये क्यों आया है, पॉइंट आउट क्यों किया गया कि ये यहाँ इजराइली थे। यार जलील होंगे पूरी दुनिया में, और जो हो रहे हैं और होंगे, कहाँ से छितर खाए यहूदियों ने, ये भी सोचो यार। वो हिटलर ने इनकी बैंड बजाई, बिल्कुल उधर रहे, कितना अरसा रहा है, इधर से गए, इधर से छितर खाए, मिस्र गए, मिस्र से निकले, यूरोप गए, पता कहाँ ये खज्जल ख्वार हो। ये इन पर अजाब भी है। और ये भी फिर सुन लो, पेशन गोई, प्रेडिक्शन है, कुर्बे क़यामत, जो मुसलमान आपस में गुत्थम हो गए और ये यहूदी जो है पावरफुल हो गए, वो हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे होना है। और जिसे आप कहते हैं ना कामयाबी, आप समझते हैं पैसे को कामयाबी, पैसा कोई कामयाबी नहीं हमारे नजदीक। हमारी कामयाबी और है। आपके नजरियात और हमारे नजरियात 100% डिफरेंट। आपने डायरेक्ट बात ही वो कुरान पर आ गई, इस्लाम पर आ गई, इसलिए मुझे ये आप हवाले देने पड़ रहे हैं। पैसा हमारे लिए कोई कामयाबी नहीं है भाई दुनिया के। तो हमारे कंसेप्ट असल में और है, आपके कंसेप्ट और है, इस लिहाज से। और आप बात करेंगे टू स्टेट, आप बिलीव करते होंगे, हम नहीं बिलीव करते टू स्टेट पर। ना कि टू स्टेट है, वन स्टेट, ओनली वन स्टेट है, और वो है फलस्तीन। कोई इजराइल नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा ये जरूर खत्म होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो हो चुका है उसको नहीं, जो उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा एक दिन जरूर। जो उसने हजारों की तादाद में बच्चों को मारा है। रहमतुल्लाह, बात ये है 100 बातों की एक बात, टू स्टेट इधर तो बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जो है इजराइली आपके मुल्क में होते, चल इसको साइड पर रखते, सारी बात। इजराइली आज से 5000 साल पहले इंडिया में मौजूद होते हैं, ठीक है, मैं वो सारी बातें मानता हूँ। इजराइली आज से कमो बेश 5000 साल पहले इंडिया में मौजूद होते। अब इसका जवाब देना है। इधर से फिर टाइम बदलता गया, टाइम लाइन चेंज होती गई। फिर इजराइली बांग्लादेश में चले गए, बांग्लादेश से रशिया, जापान, चाइना चले गए, फिर चित्र खाते फिर वापस इंडिया में आ गए।
मतलब 5000 साल बाद है। आज इंडियन उनको ज़मीन अपनी देंगे या इंडियन ये मानेंगे कि यार इस मामले पर 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, या इंडियन के बच्चे उनके चीथड़े नहीं उड़ाएंगे? बिल्कुल करेंगे। फिर वो जो बात कर रहे थे, एक वो सॉरी जो पहला मतलब हमास का लीडर का वो बेटा था या उसकी बातें सुना रहे थे, वो कह रहा था हम आ जा सकते थे, एक वाक़या भी बयान किया, एक अच्छी खासी उसने डिस्कशन की, सुनी भी हमने। तो मतलब इन्होंने कहा कि हम पहले बता कर ये हमारे हमास के लोग हमला करते थे, इन्होंने फसाद डाला, इन्होंने ये सारा कुछ किया। आपकी ज़मीन पर वो कब्जा करेगा, क्या करेगा? मुझे इसका हल बता दें। हमारे गांव में ऐसा होता है कि रियलिटी में, विलेज में कोई ज़मीन 2 लोगों की साझी होती है ना, तो एक दरमियान में एक लाइन होती है जो तकसीम वट जिसे कहते हैं, तो उधर के पंजाबी वट बोलते हैं, वट बंदी, और हम उसे बोलते हैं बन्ना। हाँ, निशानी होती कि ये इधर आप, ये आपका खेत, ये हमारा खेत है। वो थोड़ी सी जमीन को एक दूसरा बंदा थोड़ी सी अपनी तरफ बर्दाश्त नहीं करता, तो कत्ल हो जाते हैं यहाँ पर, नहीं बर्दाश्त करते, नहीं होते तो वो पूरी यार मतलब इंडियन भी नहीं, ऑब्वियसली नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैंने कितनी मरतबा कहा करो फिट अपने पर, छोड़ दो बाकियों को। क्या यार आप फिर कमेंट चेक करते रहते हैं। हम बहुत ज्यादा अटैच हैं इस मुद्दे पे। आप कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा करो, पाकिस्तान पे सेट करो, पाकिस्तान पे सेट करो। हमारे बाईजाद कौन थे, कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे, हिंदुस्तानी थे, यूएसए से आए थे। कहाँ से? साबित करते हैं आप ही, कहाँ से आए? हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी, यहाँ के हमारे बाईजाद थे। और मैं तो मतलब हिंदुस्तान भी बोल देता हूँ, अपने हिंदुस्तानी भी बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे वालदैन, हमारे बाप दादा पूरे यहाँ के ही हैं, इधर ही जन्म लिया है, पैदा हुए, इधर ही रहे, इधर से फिर बंटवारा हुआ, ऊपर से नहीं आए, ऊपर से नहीं आए इजरायली। आप इंडियन अपने आप को हम ज्यादा ही अफजल मानते हैं कि हम ही हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी नहीं यहाँ पर हम हिंदू हिंदुस्तानी नहीं भाई, हम भी हिंदुस्तानी, हमारे भाई हिंदुस्तानी थे, लेकिन अब हम पाकिस्तानी हैं। सिर्फ बस लाइन खींची गई है। दूसरे लफ्जों में ये हिंदुस्तान के ही 2 हिस्से हुए हैं, क्योंकि अब 3-4 हो गए, हमसे फिर जुदा हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, हम आपसे अलग हो गए, बंटवारा हो गया। जिस तरह एक भाइयों के दरमियान बंटवारा होता है, एक बड़ा हाथा होता है ना, एक बड़ा घर होता है, उसके अंदर भाई आपका हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो भाइयों के दरमियान क्या होता है, या ठीक है आपको मेरा गुजारा नहीं हो रहा, आप अपने अंदर दीवार डाल दें। तो ये एक वो दीवार है। ऐसा नहीं है कि एक हाथा था, एक घर था, ऊपर से कोई इन्वेडर आता है या ऊपर से कोई इजरायली आता है और हमारे घर में आकर आना शुरू कर देता है, और फिर हमारे घर कोई कहता है कि ये तो घर मेरा है, और फिर उस घर वाले क्या ये कहेंगे अच्छा चले यार 2 घर बना लेते, एक घर आपका था और बाकी था हमारा। इन्वेडर मानते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम मानते हैं इन्वेडर गजनी को, गौरी को, इजरायली भी इन्वेडर है, वो तो हैं यार, इसमें कोई शक है। हम मतलब कि हम हीरो पे हमारे मिसाइलों के नाम भी है ना इन पर, लेकिन मतलब काफी लेंथी वीडियो हो गई, बात कंक्लूड करते हैं। तो मैं फिर लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका साको सबाक चेक करें। आप इतना चेक कर लिया कि नाम आया 20 मरतबा। मैं वैसे वीडियो बड़ी लंबी हो, इसको मैं ना 20 मिसालों से समझा सकता हूँ कि अगर एक लफ्ज, एक लाइन बोल दी जाए ना कि यार मैंने उसको थप्पड़ मारा, एक मिसाल ले लें, अब इस एक लाइन के पीछे कितने साको सबाक को क्यों मारा, उसने उसको पहले क्या कहा, क्या इनकी साजिश शुरू से रंजिश चलती आ रही है, क्या सिचुएशन है, ये सारा देखना पड़ेगा ना, किस जगह पर हुआ है या क्यों हुआ है। इसी तरीके से कुरान में अगर कोई जिक्र आया ना तो उसका सारा सियाको सबाक देखना पड़ता है। क्या ये नसीहत के लिए बयान किया जा रहा है, क्या ये इससे अलावा और भी कौमों को पॉइंट आउट किया गया, उनकी जमीनों को पॉइंट आउट किया गया, ये चीजें ज़हन में रख कर सर्च करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।